आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। प्रस्तुत है 15 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में इंटीग्रेटिंग हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअलिटी पर आयोजित सिंपोजियम की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, 15 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के ऑडिटोरियम में इंटीग्रेटिंग हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअलिटी विषय पर एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई विज्ञानविदों, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित चिकित्सकों और अध्ययनकर्ता विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। अपने उद्बोधन में डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा, थैंक यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। व्हाट अ वंडरफुल डे एंड द इवेंट, dignitaries on the dais, off the dais, and everybody, ladies and gentlemen. AIIMS has taken the role, and we are very happy that organizations, the NGOs, people, spiritual giants are visiting this place, because this is a place where we need spirituality also, because by definition health means physical health, mental health, social health, and also spiritual health. And this is the component which, as a doctor, as a teacher, as a medical educationist, we may not be in a position to fill up that gap. And we are here, the doyens who are here, and the Master Ji here, who is filling up that gap and making a truly holistic health for all of us. आप भी जानते हैं कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, इस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस पेशेंट के पास भी होता है, स्ट्रेस डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के पास भी होता है, क्योंकि हमारा ह्यूज वर्कलोड है। वर्कलोड ज़्यादा होता है। वी आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डेथ्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, बट वो उसमें जो वर्क प्रेशर जो लगता है वो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर लगता है। और जब तक हम, जैसे मास्टर जी ने कहा, जो पॉजिटिविटी और वाइब्स हम नहीं लगा सकते, हम पेशेंट को भी नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज एन अटेम्प्ट विच दी ऑर्गेनाइजर्स हैव taken up this initiative of bringing the people, and every Wednesday we are working on that, and today it's a houseful day, and nice lectures and lot of blessings from the people who are here, not only here but also on the other side of the dais. And definitely sir, we look forward for the support which you are giving us. हम आपके थ्रू, आपका जो सपोर्ट मिलता है, स्पिरिचुअल हेल्थ मिलता है, सिंपैथी एम्पैथी बढ़ जाती है, हमारा काउंसलिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हमारा रेजिलेंस बढ़ जाता है, हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारा पेशेंट्स को भी हम हेल्दी करेंगे। एंड दिस इज समथिंग विच वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, बिग थैंक यू टू यू एंड द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव डन। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में आध्यात्म गुरु मास्टर जी की वाणी और स्वास्थ्य और आध्यात्म के अंतर संबंध को गहन रूप से विभिन्न पैनल डिस्कशंस के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा समझाया गया। गाइडिंग एंड नरिशिंग इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बडिंग इंटेलेक्ट्स, एनहांसिंग द लाइव्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड थ्रू स्पिरिचुअलिटी और ओवरकमिंग सुसाइडल थॉट्स एंड अचीविंग मेंटल वेलबीइंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी जैसे विषयों पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी रही। टीचर भी पेरेंट है, पेरेंट भी टीचर है। इन कंटिन्यूटी विद व्हाट द प्रीवियस पैनलिस्ट हैव सेड, आई वुड लाइक टू से 3 थिंग्स। जब हमारा इंटरव्यू होता है अप्रेजल के लिए, तो जब मैं छोटी थी, फ्रॉम मे बी एसोसिएट टू एडिशनल, उन्होंने पूछा आपने क्या खास किया है एम्स के लिए। आई सेड मैंने 28 बच्चों को सुइसाइड करने से बचाया है। Laughter is a big leveler. First day of orientation, we tell them, any problem, you have to come to us.
each one of us is differently blessed with competencies. हम में से हर बंदा काउंसलिंग शायद नहीं कर पाएगा, कुछ और बहुत अच्छा कर पाएगा. So many things we do voluntarily. AIIMS has a wellness center. And the third thing I would like to say is teaching students psychological first aid, teaching students the first sign of distress. गीता में एक श्लोक है, यद्यता जरति श्रेष्ठस्त तत्व द्वित्र जरस्य यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनु वर्तते. तो उसका मतलब ये है कि समाज में जो प्रतिभाशाली, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जो आपको लगता है कि इसमें कुछ है बात, वो जो व्यक्ति जो आचरण करते हैं तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करते. दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप डायलॉग्स कीजिए. आप जब तक बात नहीं करेंगे तो सामने वाला, आप उसके एक्सप्रेशन रीड कर सकते हो लेकिन आप उसका मन नहीं पढ़ सकते. जैसा मैडम ने भी बताया कि सुसाइड एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जी, समाज में प्रॉब्लम है. और आपने भी हाईलाइट किया कि हम देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं जी, और ये जो हो रहा है इसको टैकल करने की आवश्यकता है जी. एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आज के ज़माने में मेंटल प्रॉब्लम की हेल्प लेने के लिए जो संकोच है वो धीरे धीरे बहुत कम हुआ है जी. लोग इतना कतराते नहीं हैं जितना आज से 10 साल 15 साल पहले कतराते थे. और इस चेंज के साथ में साइकेट्री डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह भी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि इंसान जो आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोच विचार कैसा है, उसका बैकग्राउंड, रहन सहन, उसके सामाजिक परिस्थिति कैसी है, और उस सामाजिक परिस्थिति में उसका स्पिरिचुअल थिंकिंग क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है. तो पहले अगर हम सिर्फ ये मान के चलते थे कि इस तरह से ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट का तरीका ये दवाई है, अब लोग ये भी मान के चलते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ और अगर किसी चीज़ से सहारा मिल रहा हो जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, तो उसको हम सजेस्ट करने से, उसके बारे में कम से कम बात करने से संकोच नहीं. हर पैनल डिस्कशन में आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए. सो दिस इज व्हाट, अगर हम इस जीवन के ज्ञान को समझेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे. हैप्पी 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 हैप्पीनेस गारंटीड दी मैंने. यहाँ तो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, क्योंकि क्वेश्चन मैम ने कहा गारंटीड मत करो क्योंकि आप साथ में लगा रहे हो हमारे. मैं ओके, बट आई गिव द गारंटी फॉर हैप्पीनेस. मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा किसी भी हालात में. तो सिर्फ यही है कि आप सुनिएगा और आप देखिए, ट्रायल करिए. और मैं एम्स में, क्योंकि टॉप क्रीम ऑफ इंडिया, एंड आई नो बहुत ही हार्टली है, स्पिरिचुअली है जो लोग ये सब बैठे हैं और जितने यहाँ हैं, and definitely they will go into research. We have thousands of results, and then everyone will be happy in this country, and then go to the world, making all happy. We all are one family. Thank you. कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सुनीता गुप्ता. ये जो प्रोग्राम आज है, एम्स को हमने इसलिए साथ में लिया क्योंकि एम्स में ऑलरेडी इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिकता जो हो रही है, ये आध्यात्मिक है, ये इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. टू ब्रिंग अ सोसाइटी विच इज़ सो हेल्दी, वी नीड टू गेट टुगेदर. कोई भी इंस्टीट्यूट है, डजेंट मैटर, बट व्हाट वी वांट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन डन फॉर अ ह्यूमन, ह्यूमन काइंडनेस के लिए करना है. तो आज का जो ये यहाँ पर आपने स्पेशल सेमिनार किया जिसमें कई पैनल डिस्कशंस, 3 पैनल, उसके बारे में बताइए. सो द फर्स्ट पैनल वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, एंड द फर्स्ट पैनल डिस्कशन जो हमारा था वो था कि जो इंटेलेक्ट्स हैं, जो नरिशिंग, उनको कैसे हम गाइड करें. और ये जो बच्चे हैं, ये टैलेंट है हमारा. अगर उनको हम शुरू से ही एक तरह से अगर घर दें तो आगे के समय में वो एक सोसाइटी के लिए एसेट हो जाएंगे. So we had eminent panelists for the same from diversified background. जैसे हेड ऑफ फिजियोलॉजी डॉक्टर कोचर मैडम थे. We had डॉक्टर पटवर्धन, भूषण पटवर्धन, जो UGC और आयुष के अग्रसर रहे हैं. मास्टर जी खुद थे उस सेशन के अंदर. सेकेंड पैनल डिस्कशन व्हाट वी हैड वाज ऑन, जो दूसरा एस्पेक्ट था जो बहुत हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो डिसेबिलिटीज़ पे है. उनको जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस है वो बहुत डिफरेंट है. हम उस सोसाइटी को तो धीरे धीरे कब बदल सकते हैं, बट एटलीस्ट एट द सेम टाइम अगर हम उनको अपने ही दायरे के अंदर उनको ज्ञान देकर उनको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करें, तो आई थिंक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी, फॉर ऑल एस्पेक्ट्स. डॉक्टर स्मृति सिंह को बुलाया था, वो अपने आप में ही विजुअली इम्पेयर्ड मैम थे, जो मैत्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं. उन्होंने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, very well moderated by Dr. Naresh Gupta at the same time. So this is something which is required. The third panel discussion was very vital.
every third person thinks about suicides. उसके लिए जो बेस्ट है, what we feel is that अगर अध्यात्म से जुड़ते हैं आपको हर तरह का एक्सेप्टेंस हो जाता है. जैसे मास्टर जी कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है. सो आई थिंक दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म दैट वी जस्ट थॉट ऑफ टू बिगिन विद अ स्मॉल लिटिल स्टेप टू ब्रिंग इन एंड टेक इट फॉरवर्ड. कार्यक्रम की उपयोगिता और स्वास्थ्य और अध्यात्म के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आध्यात्म गुरु मास्टर जी. बस यही संदेश देने के लिए, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, सिर्फ सुनना है और समझना है. आप जब समझ जाते हैं जीवन मौज में आ जाता है. सबसे बड़ा यही इशू कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारा मेंटली इतना स्ट्रेस हो गया है. देखो कितनी चिंता करते हैं, और वो चिंता जब प्रलॉन्ग हो जाती है तो वो डिप्रेशन बन जाता है. डिप्रेशन हो जाए तो सुसाइडल थॉट आते हैं. हमको यही नहीं पता कि हमें जो बाहर रोल मिला है, व्हाट द लाइफ इज़. जब आप समझ जाते हैं तो मेंटल स्ट्रेन खत्म हो जाता है. आप रोल प्ले कर रहे हैं. और जब ये नहीं है, रिलैक्स होगा, तो डिप्रेशन क्या. ये शरीर जो है, अब ये सोचिए सिर के बाल से पाँव के नाखून तक आपका कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ मुफ्त में मिला है. जब आपको पता है कि मुफ्त में मिला है तो इसका कोई रोल भी होगा. और जब आप ये समझ जाते हैं इसका रोल है, जिसने मुझे बनाया कुछ चाहता है, तो जीवन को जब कोई समझ जाता है तो ये डिप्रेशन, सुसाइड, हमारे यहाँ हज़ारों पे हमने अप्लाई किया, एक भी कैजुअलिटी नहीं है जो वाणी सुन रहे हैं. अभी आप 15 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में आयोजित इंटीग्रेटिंग हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअलिटी पर आयोजित सिंपोजियम की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है एक भेंटवार्ता. हमारा विषय है सर्दियों में उच्च रक्तचाप. विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता. आपसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा. हमारी सेहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को प्रतिमा शर्मा का नमस्कार. सब्ज पत्ते बाग के सब हरे हो जाएंगे, उजले फर के कपड़े पहने हल्के जाड़े आएंगे. सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो सबसे ज्यादा बीमार बुजुर्गों और बच्चों को तो सताता ही है. साथ ही लेकर आता है ब्लड प्रेशर या कहें हाइपरटेंशन. कई शोधों से ये माना जा चुका है कि सर्दियों में हाई बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. इसके कारण क्या हैं, लक्षण और सावधानियां क्या हैं, इस मौसम में किस तरह हमें सबको अपना बचाव रखना है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. धन्यवाद. उच्च रक्तचाप जिसे या कहें हाइपरटेंशन, ये क्या होता है डॉक्टर? देखिए, रक्तचाप एक अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है. सर्दी है या गर्मियां हैं या कोई भी मौसम है, पेशेंट को, किसी भी मरीज को उच्च रक्तचाप हो सकता है. लेकिन सर्दियों में अगर हम गर्मी और सर्दी को कंपेयर करें तो सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले ब्लड प्रेशर या रक्तचाप तकरीबन 10 से 15, कभी कभी 20 से 25 तक बढ़ जाता नॉर्मल लेवल से. तो क्या ये तापमान का असर होता है? इसके पीछे तापमान भी एक कारण है. इसके अलावा भी मतलब कुछ कारण जो होते हैं वो डायरेक्ट कारण होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट कारण. डायरेक्ट कारण में जो मेन चीज होती है वो होती है हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन. सर्दियों में या कहें कि जब भी ठंडा मौसम होता है, हमारे शरीर से कुछ हार्मोन्स होते हैं वो कुछ अधिक मात्रा में निकलते हैं. जैसे एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन. ये हार्मोन्स हमारे शरीर के रक्तचाप को बढ़ाते हैं. तो अगर नेचुरल बात है कि अगर कोई हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. दूसरी चीज होती है हमारे शरीर की धमनियां, ब्लड वेसल्स. आप देखेंगे सर्दियों में अगर आपके घर के बरामदे में कोई पाइप पड़ा हुआ है तो वो अकड़ जाता है. उसी तरह हमारे शरीर की जो धमनियां होती हैं, ये एक खाली पाइप होती हैं. तो जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, ये धमनियां अकड़ने लगती हैं. मतलब इनके अंदर रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है. जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारे हृदय को उस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड फ्लो करवाने के लिए. और जब हमारा हृदय ज्यादा काम करेगा तो नेचुरल है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. कुछ इनडायरेक्ट कारण भी है. जैसे ही सर्दियां आई, हम लोग क्या होते हैं, थोड़े से आलसी हो जाते. सर्दियों में क्या होता है, ठंड लग रही है, बाहर जाना बंद कर देते. तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल है गर्मियों में जो थोड़ा सा अप होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी लो हो जाती है. दूसरा इनडायरेक्ट कारण क्या होता है कि सर्दियों में सभी को खाना पीना पसंद होता है. पराठे बन गए, कभी पकोड़े बन गए, कभी इस तरह की चीजें बन जाती है. तो शरीर के अंदर जो साल्ट इंटेक होता है ये बढ़ने लगता है.
मतलब गर्मियों में अगर हम साल्ट इंटेक यूजुअली जैसे 4 से 5 ग्राम का करते हैं पर डे में, तो सर्दियों में वही साल्ट इंटेक 8 से 10 ग्राम पहुंच जाता है। मतलब तकरीबन आप जो नॉर्मल साल्ट इंटेक गर्मियों में है उससे 2 गुना सर्दियों में ले रहे हैं। तो जब आपका साल्ट इंटेक ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। एक जो रिफ्लेक्शन आता है वो आता है ब्लड प्रेशर। तो आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मली जितना होगा उससे 5 से 10 जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से 15 तक, कई बार 20 तक भी बढ़ जाता है। तो जो पेशेंट लेबाइल हाइपरटेंशन के, मतलब जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो गर्मियों में बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव होते हैं, वो अचानक से सर्दियों में हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, मतलब वो ब्लड प्रेशर के फ्रैंक पेशेंट हो जाते हैं, और जैसे ही सर्दियां जाती हैं वो वापस से अपनी पुरानी स्टेज में आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं सर्दियों के मौसम में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी बेहतर हो जाता है, तो लोग खाते भी खूब अच्छे से, और ओबेसिटी भी इसका एक कारण बनके चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे पराठे खाए आपने, साग, सरसों का साग, उन सब चीजों में क्या होता है, नमक का कंसंट्रेशन जाता है। फिर सर्दियों में गुड़ की चीजें खाने लग जाते हैं लोग, गजक खाते हैं, मूंगफली की बनी चीजें खाते हैं, लड्डुओं का सेवन करने लगते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी वैसे ही रिड्यूस होगी, ईटिंग ज्यादा हो जाती है, तो वेट बढ़ने लगता है। तो वो भी एक कारण है इसका, ब्लड प्रेशर बढ़। डॉक्टर साहब, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारे शरीर के किन किन अंगों पर सबसे ज्यादा असर करता है? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो जो हमारे शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, दिल, हृदय, हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये तीनों ही अंग प्रभावित, क्योंकि इन तीनों को क्या है कि ऑप्टिमल ब्लड चाहिए होता है, मतलब ना ज्यादा न कम। अगर इनको हम कम देंगे तो ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा, आपको लकवे का अटैक आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको ब्रेन की नस फट जाएगी, जिसको हम अगेन पैरालिसिस कहते हैं, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। किडनी के अंदर भी यही एक चीज है, अगर हम ब्लड कम पहुंचेगा तो किडनी फेल हो जाएगी, एक्सेस पहुंचेगा तो वो हाइपरटेंशन डेवलप होने लगेगा। और हार्ट अपने आप में एक पूरा खुद ऑर्गन है जो सारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर उसके पास रिसीव ज्यादा होगा तो उसको बाहर फेंकने के लिए, पंप आउट करने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा उसे, और जब भी वो वर्क ज्यादा करेगा तो वो मैनिफेस्ट होगा, या तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बीपी को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे रक्तचाप में 2 माप शामिल होते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो सामान्य तौर पर एक हेल्दी आदमी का जो माप क्या होना चाहिए? देखिए, अगर केवल हम हेल्दी आदमी किसे बोलते हैं, अगर आप एडल्ट मैन की बात करते हैं जिसकी हम एज तकरीबन 30 से 40 मानते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया जो होता है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो होता है आइदर ऑफ 2, दैट इज नॉट मोर देन 120 एंड नॉट मोर देन 80। ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होने चाहिए। लेकिन अब ये आइडियल कंडीशन हमेशा मौजूद नहीं होती। किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्रेन की बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, तो इनके जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हम ब्लड प्रेशर को लेवल करते हैं कि पेशेंट को हम कब ब्लड प्रेशर लेवल करेंगे कि अब इसको इलाज की जरूरत है, तो उसके लिए होता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो होना चाहिए मोर देन 140, या जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, ये मोर देन 90। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फिट होता है तो हम उस पेशेंट को हाइपरटेंसिव लेवल कर देते हैं। अब जो ग्रे एरिया बचता है वो बचता है 120 से लेके 140 वाला और 80 से लेके 90 के बीच में। तो ये पेशेंट्स जो होते हैं, इन पेशेंट को हमें फिर इंडिविजुअली देखना पड़ता है। कि पेशेंट अगर डायबिटिक है तो हमारे लिए डायबिटिक पेशेंट का जो लेवल होता है बीपी की गोली स्टार्ट करने का या उसे समझाने का, वो 140-90 नहीं होता। उसके लिए हमारा टारगेट होता है लेस देन 130 और नीचे वाला लेस देन 85 पिक्चर्स। इसी तरह अगर किडनी का पेशेंट है तो हमें फिर और नीचे लाना पड़ता है। तो ये एक जोन होता है, इस जोन के अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट करना पड़ता है और हर पेशेंट के लिए अलग से एक टारगेट सेट करना पड़ता है। पर अगर हम कॉमन मैन की बात करें जिसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो उसके लिए 120-80 आइडियल, 120 से लेके 130, 80 से 85 अलार्म, मतलब आपके लिए चीजें शुरू हो चुकी हैं, और 130 से 140 मतलब अब आपको कुछ एक्टिवली करना है। जैसे आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है, साल्ट इंटेक कम करना है, ओबेसिटी कम करनी है, वेट रिड्यूस करना है, अटरम शटरम नहीं खाना है, ये चीजें करनी है। और 140-90 से ऊपर आएगा तो हम यूजुअली उसको पेशेंट को एक मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। पूछना चाहूंगी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो तुरंत कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको? देखिए, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसके क्या 2 रीजन होते हैं। एक तो पैथोलॉजिकल रीजन कि भाई अंदर ही अंदर कोई डिजीज चल रहा है, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई रीजन है। एक होता है साइकोलॉजिकल रीजन, जैसे किसी को अचानक से एक्यूट स्ट्रेस हो गया तो उसका बीपी 20-30 एक्स्ट्रा हो गया,
किसी ने कोई ऐसी चीज देख ली, मिसहैप देख लिया, तो उसका बीपी सडनली शूट अप हो गया। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को, आपको लगता है कि पेशेंट साइकोलॉजिकल चीज है, तो आप उसको एक खुले हवादार एरिया के अंदर लिटा दीजिए, उसको बोलिए थोड़ा आराम करे, आंखें बंद करके लेट जाए, थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को कंट्रोल करे, ज्यादा तेज सांस ना ले, ना ज्यादा धीरे सांस ले, नॉर्मल नियमित रूप से सांस लेता रहे, और फिर उसका बीपी आप हर 10-15 मिनट में आप चेक करते रहिए कि क्या स्टेटस आता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि बहुत से ऐसे मिथ हैं कि लोग कहते हैं कि बीपी हाई हो गया तो इसको ठंडा पानी पिला दो, नींबू पानी पिला दो, या बहुत डाउन जा रहा है तो एक गर्म कॉफी पिला दो। क्या ये मिथ है या कुछ असर होता है इन चीजों का भी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं। अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है सर्दियों में हाइपरटेंशन या सर्दियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अगर हम कहें कि ये सच्चाई है, तो आप सोचिए, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो अगर हम उसे ठंडा पानी पिलाएंगे तो डाउन कैसे होगा? कि एक तरफ तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि सर्दियों में पेशेंट का बीपी ज्यादा हो जाता है क्योंकि सर्दियां हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीपी ज्यादा हो रहा है, आप ठंडा पानी पिलाइए। ये पानी से और ठंडी चीजों से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है उसको काम डाउन करना। मतलब उसको, इंसान को, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को रिड्यूस करना है हमें। अब उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए आप पेशेंट को ठंडा पानी पिलाइए, गर्म पानी पिलाइए, या कुछ भी मत पिलाइए, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर रिड्यूस होना चाहिए। सेम थिंग उल्टी चीज है, जैसे आपका बीपी अगर डाउन है, आप पेशेंट को कह रहे हो आप गर्म पानी पिलाइए, गर्म कॉफी की बात नहीं कर रहा मैं, गर्म पानी की बात कर रहा हूँ, तो एक तरीके से ये गर्म पानी आप अगर उसको पिला रहे हो तो बल्कि और आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक तरीके से मिथ है। आप गर्म कॉफी पिलाइए, कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है, एक उसका कंस्टिट्यूएंट होता है जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करता है, तो वो बीपी ऊपर लाने की कोशिश करता है। तो आप कॉफी पिलाइए, चाय पिलाइए, सूप पिलाइए, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने के लिए, लेकिन ये मत कहिए कि आपकी गर्म पानी पिलाइए। तो डॉक्टर साहब, आप उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या किसी का डाउन है, सर्दियों के मौसम में खास तौर पर वो अपना खान पान कैसा रखें, अपना जीवन शैली कैसे करें ताकि अपने बीपी को नियंत्रित किया जा सके? देखिए, जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण है वह चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सारे मौसम में आपको एक जैसा बिहेवियर रखना है। सर्दियां आई, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, तो आपने नेचुरल अपना बीपी बढ़ाने के लिए खुद ही इन्विटेशन दे दी, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है अपनी वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी है, कम नहीं करनी है, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन करना है, वो करना है टाइम। जैसे कोल्ड होता है, मॉर्निंग में ठंड ज्यादा होती है, अब आप मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए, आप जो वॉक पे जा रहे हैं वो 8 बजे के करीब जाइए। 8 बजे उससे उस वक्त क्या होगा, हल्की सी सूरज आ जाता है, थोड़ा ठंडापन होता है, वो कम हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी को आप कभी भी रिड्यूस मत करिए। सेकंड चीज होती है आपका नमक का सेवन। आप सर्दी, गर्मी, बारिश किसी में भी हेल्दी एडल्ट के लिए हम नमक का जो बोलते हैं वो होता है 4 से 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम जी। तो सर्दियों में आप उस नमक का सेवन बढ़ाइए मत, बल्कि घटाइए थोड़ा सा। मतलब जो नॉर्मली 6 ग्राम नॉर्मली होता है उसको घटा के आप 4.5 ग्राम, 3 ग्राम इस तरफ लाइए। उसके अलावा नमक, घी, चीनी, ये सब चीजें आप कम रखना है। जी जी। और अपने शरीर को गर्म रखिए। आप जो कपड़े पहनते हैं, सिंगल कपड़ा गर्म पहनने की बजाय लेयर्स में पतले 3 कपड़े पहनिए। उससे क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है बीच में, कपड़ों के बीच में, तो आपकी शरीर, जो आपका शरीर होगा वो वार्म अप ज्यादा रहेगा। खासतौर पर हमारे जो बुजुर्गों के बुजुर्ग लिए हैं, सर्दी बच्चे का हैं, मौसम उनको कुछ ज्यादा ध्यान रखना जी जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है, जबकि गर्मियों में इसकी जो मरीज होते हैं उनकी संख्या कम देखी जाती है। लेकिन फिर भी मौसम कोई भी हो, अगर एहतियात बरता जाए, अपनी जीवन शैली को सुधारा जाए, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर अच्छे हो जी, और इस ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आज आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर्दियों में उच्च रक्तचाप, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में। आपसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा। आप इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthaidelhi@gmail.com। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।